अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, क्रिकेटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 हमने बड़ा ही क्लोजली फॉलो किया। पाकिस्तानी टीम की तो जो फेट थी, जो मुकद्दर था, उसके अंदर वो हम सबके सामने था। और मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने अर्न करनी होती हैं अपने लिए, और हमें आर नहीं होनी चाहिए ये कहने में कि इस टूर्नामेंट के अंदर जैसा हमारी टीम ने परफॉर्म किया और खेला, तो जितना मिलना चाहिए था शायद उससे भी ज़्यादा मिल गया। सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, फाइनल्स तक पहुंचना, हमारी टीम ने ऐसा परफॉर्म ही नहीं किया था कि हम उसको ये कहते कि हम डिजर्विंग थे टू रीच देयर। तो फिर जो टीम टीम्स डिजर्व करी थी फॉर दैट मैटर, मेरा ख्याल है कि वो वहां तक पहुंची और वहां तक तो सारा मामला दुरुस्त था। अच्छा, भारत की परफॉर्मेंस, भारत का अनबीटेबल होना, पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच ना हारना और फाइनल्स तक पहुंच जाना, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि भारत कैसे वहां तक पहुंचा। बड़ी कंट्रोवर्सी है इसको लेकर, हमें पता है। और जहां पर ये बातें चल रही हैं कि बहुत पैसा लगाया गया, अपनी मर्जी के स्टेडियम्स चूज किए गए, होम ग्राउंड था उनका, जहां वो खेलने में कंफर्टेबल थे, वहां वहां अपने मैचेस रखवाए गए। पिचेस का इंतखाब, बॉल्स की को लेकर कंट्रोवर्सी कि कौन सी बॉल, कैसी बॉल, वट एवर, वो हमें पता है कि बड़ी डिबेट है इस चीज को लेकर। मगर जहां पर ये सारे फैक्टर्स होते होंगे, मैं उनको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन वहां पर ये भी हमें इस टीम को मार्जिन देने की जरूरत है कि द टीम डिड परफॉर्म। दे लुक लाइक अ टीम। वो लगता था कि एक टीम है, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने वाली टीम है। उनकी आपस की यूनिटी, आपस की कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों में वर्ल्ड क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने डिफरेंट मैचेस के अंदर हमने देखा है कि दी हैं। कोहली का तो लाइक वी नो कि रिकॉर्ड भी ओडीआई में जो है वो 50 सेंचुरीज का उन्होंने बनाया है, जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। कब बीट होता है, आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम नाउ। तो उनकी टीम की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंसेस दी गई हैं जो कि काबिल जिक्र है। हमारी टीम की तरफ से मेरा ख्याल है हारिस रऊफ साहब प्रॉब्ली इज वन ऑफ दोज बॉलर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप जैसे किसी एक टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स खाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे रिकॉर्ड्स एज कम्पेयर टू देयर रिकॉर्ड्स, तो आई थिंक पहले तो ये कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया, हमने क्या परफॉर्म किया और क्या हुआ। लेकिन वो जो कल के दिन मैंने पाकिस्तानियों के अंदर एक अजीब सी खुशी देखी कि क्योंकि भारत हार गए तो हमने यहाँ पे जितना उसको एंजॉय किया, आई मीन आई गिव माई नेशन द मार्जिन फॉर दैट ऑल्सो, कि बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर ये इस सिचुएशन के अंदर हम होते और वो ना होते और हम हार जाते तो वहां पर भी इसी तरह की का जश्न जो है वो मनाया जाता। तो मेरा ख्याल है खेल के अंदर जो इस तरह की आपकी कुछ आप साइड्स लेते हैं वो चलता है, वो मामला जो है वो चलते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कुछ चीज़ों को बहुत ही संजीदा बना देते हैं, और हमने देखा कि इस चीज़ को भी बहुत ही संजीदा बनाने की कोशिश की गई कि हम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्यों एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटायर थिंग, द इंटायर गेम। कुछ बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, एक अनबीटेबल टीम है। वो बड़ा ही ऐसा लगता है कि वो बड़ा कैजुअली आते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर, बस आते हैं, परफॉर्म करते चले जाते हैं, बगैर कोई सर पे सवार किए किसी चीज़ को, खेलते खेलते टॉप पे पहुंच के जो ट्रॉफीज और कप्स होते हैं वो लेके चले जाते हैं। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस जो है वो बने हैं ऑस्ट्रेलिया। छठी मर्तबा उन्होंने क्रिकेटिंग की दुनिया का जो ताज है वो अपने सर पर पहना है। और जो परफॉर्मेंस है उनकी, मेरा ख्याल है कि उनकी कमाल की बॉलिंग थी। जो उनके मैन ऑफ द मैच हैं ट्रेविस हेड, सेंचुरी की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सिंगल हैंडेडली मेरा ख्याल है कि टीम को उस पोजीशन में पहुंचा दिया अपने पार्टनर के साथ के मैच जो है वो बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि बड़ा क्लियरली उनके हाथ में, और बड़ी ही कन्विंसिंग विक्ट्री 6 विकेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उन्हीं के होम ग्राउंड में एक ऐसे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो कि उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है, जिसमें उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा बॉलीवुड का एलीट बैठा हुआ था, उनके सामने उन्होंने भारत को शिकस्त दी। भारतीय टीम जो है कल के मैच में आई वुड से कि वो शुरू से ही डिसोरिएंटेटेड थे। वो लग नहीं रहा था कि कोई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम नहीं लग रहे थे। वो शुरू से ही थोड़ा लग रहा था कि मैच उनके हाथ में नहीं है, एंड इट्स नॉट देयर डे। तो ये बात तो शुरू में कुछ लोगों को नजर आना शुरू हो गई थी कि वेयर द सिचुएशन इज गोइंग टू गो, एंड अल्टीमेटली हमने देखा कि वही हुआ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, आईसीसी अरेंज था। उस टूर्नामेंट के अंदर कितना कुछ इंटरनेशनल था, ये एक सवाल है जो कि दुनिया में उठाया जा रहा है। बिकॉज भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके से बिहेव किया है, और जो मैं कहूँगी कि हर धर्मी का मुजाहरा किया है, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े नहीं मिले या मिले, वो तो हमारी शिकायत अपनी जगह पर थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली भी उन्होंने लोगों को उस तरीके से होस्ट नहीं किया। दे वर्ंट एज हॉस्पिटेबल जो कि होना चाहिए था एक इंटरनेशनल इवेंट के होस्ट कंट्री को, क्योंकि कल भी जिस तरह से ब्लू शर्ट्स 1,32,000 तमाशाई थे। मेरी नज़र से, वैसे मैंने ढूंढने की कोशिश की, स्टैट्स नहीं गुजरे कि उसमें कितने भारतीय तमाशाई थे और कितने
ऑस्ट्रेलियन थे या गैर मुल्की थे जो कि वर्ल्ड कप देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन जो भी फिगर होगा कोई बड़ा ही मिनिमल होगा, बिकॉज ब्लू शर्ट से वो जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था. इट डिड नॉट लुक लाइक एन इंटरनेशनल इवेंट. सो बेसिकली इंडिया ने एज अ कंट्री, एज अ मुल्क, दुनिया को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे कि एक वर्ल्ड क्लास जो टूर्नामेंट है उसके अंदर ट्रीट किया जाना चाहिए था. जब ट्रॉफी देने की बारी आई तो जिस डिस्ग्रेसफुल तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने बिहेव किया, इट इज़ नॉट बिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ होस्ट कंट्री, कि क्योंकि आप हार गए हैं तो आपने ट्रॉफी किसी के मुंह पर दे मारी और आपने हाथ तक नहीं मिलाया और अब चल दिए. जो ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान थे वो बेचारे थोड़ा सा हैरत ज़दा रह गए कि ये हुआ क्या, ये किस तरीके से ट्रॉफी मुझे हैंड ओवर की गई है, एंड जस्ट वॉकड ऑफ. तो मेरा ख्याल है कि कल जो है ना, इट वॉज इंडिया ने ये शो किया है कि भारतीय लोग जो हैं वो हॉस्पिटेबल नहीं हैं, वो पोलाइट नहीं हैं, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो सॉर लूजर्स हैं, उन्हें हारना नहीं आता, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज अ कॉम नहीं है. टीम को तो छोड़ दें, टीम का तो जो परेशानी थी, रोना धोना था, वो सब समझ में आता है. आई मीन ऑफ कोर्स दे पुट अप अ ग्रेट फाइट, आई हैव टू से दैट. लेकिन उसके बाद का जो एक रवैया और बिहेवियर था, दैट्स अनबिकमिंग किसी भी मुल्क के लिए. जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, और पूरा मैच पूरी टीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेली, लेकिन उनकी टीम से और ख़ास तौर पर उनके कप्तान से ये शिकायत पूरे टूर्नामेंट के अंदर लोगों को रही कि बड़ी एरोगेंस है, जो अकड़ है भारतीय टीम के अंदर. तो कल मेरा ख्याल है उनके होम ग्राउंड पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनका बैटिंग में भी बॉलिंग में भी जुलूस निकाला, आई थिंक एक अच्छा लेसन लर्न होगा, जो उन्होंने सीखा होगा कल. मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ को लेकर. लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो हेड थे, ट्रेविस हेड थे. बट मैंने कल ट्वीट भी किया था, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच वो ऑस्ट्रेलियन शहरी था जिसने प्रोटेस्ट करते हुए जाके दौड़ लगा दी ग्राउंड के अंदर. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायद अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी और बात पे प्रोटेस्ट होती तो शायद मैं कहती कि इस तरह से एक इंटरनेशनल इवेंट को डिसरप्ट करना कहीं का तरीकाकार नहीं है. लेकिन जो कुछ फ़लस्तीन के लोगों के साथ गज़ा में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो भी कहीं का तरीकाकार नहीं है. और इस तरह का जो नॉर्मल है दुनिया का, जो भी नॉर्मल्स हैं दुनिया के अंदर हो रहे हैं, उन नॉर्मल्स को डिसरप्ट करके ही ये पैगाम आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है कि लोग इस दुनिया के अंदर इस वक्त ये समझते हैं और जानते हैं कि गज़ा में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है. ज़्यादती करने वाला इसराइल है, इसराइल को सपोर्ट करने वाली सारी वेस्टर्न ममालिक और कंट्रीज़ हैं जो कि कुछ नहीं कह रही, बल्कि वबांगे दोहल उनको सपोर्ट कर रही हैं. अमरीका सर फहरिस्त है जो कि डंके की चोट पर उनको पैसे देने का, उनको वेपन्स देने का, उनको हर तरह की मॉरल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान भी कर रहा है. तो जब तक हम इस तरह की नॉर्मल चीज़ों को डिसरप्ट नहीं करेंगे, हम खेलते हुए बैटिंग लाइन पे खड़े हुए कोहली को जाके डिसरप्ट नहीं करेंगे, हम ग्राउंड के अंदर जाके दौड़ नहीं लगाएंगे, वो जो भी लोग जो कि इंसानियत का दर्द रखते हैं, ये मुसलमानों और गैर मुसलमानों से ज़्यादा आगे की बात है, इंसानियत की बात है. उस इंसानियत की बात है जिस इंसानियत के हुकूक की पासदारी का दर्स पूरा वेस्ट देता है जब उन्हें सूट करता है. जब उन्हें सूट नहीं करता, यूक्रेन में ज़्यादती हुई, गज़ा में ज़्यादती नहीं हुई. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, जो कि मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से हम दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं जैसे कि कल उस ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे ने किया. थोड़ा सा क्योंकि हम फ़लस्तीन की बात के ऊपर आ ही गए हैं, 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो इस वक्त स्टैट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं. 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक इस वक्त शहीद हो चुके हैं. शुहदा के अंदर 5,500, ये नंबर हमें याद रखना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बढ़ेगा जो अभी तक सूरत हाल है. 5,500 बच्चे हैं उसके अंदर, वो बच्चे जिनका किसी किस्म की जंग से, किसी किस्म की ज़मीन के तनाज़े से, किसी भी किस्म की चीज़ से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है. मासूम बच्चे, इनके अंदर न्यू बॉर्न बच्चे भी हैं जिन्होंने दुनिया में पूरी तरह आंख भी नहीं खोली, जिनको इजरायली बर्बरियत का शिकार बनाया गया और दुनिया खड़े होकर तमाशा देख रही है. दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले अवाम को तो खैर दोनों हाथों से सलूट है, क्योंकि हमने ये देखा कि जिस बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवाम इस बात को लेकर कॉन्शियस हैं. लेकिन जो दुनिया में वो मुक़्तदर लोग हैं जो कि मैटर करते हैं, जिनके पास इख्तियार है, उनकी जो बेहिसी और खामोशी है, वो मेरा ख्याल है इट इज़ गोइंग टू गो डाउन इन द हिस्ट्री. बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाएगी, लेकिन ये तारीख में लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है जो कुछ किया जा रहा है. और इसी फिगर के अंदर 3,500 से ज़ायद ख़वातीन का फिगर भी बताया जा रहा है जो कि शहीद हुई हैं. अगेन फ़लस्तीनी ख़वातीन, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी ऐसी थी जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुई हैं. ये सिविलियंस हैं जो कि उस वॉर जोन के अंदर रह रहे थे, जिनको मारने के लिए वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, शहीद करने के लिए. और इसराइल ने ब्लेटेंटली वो वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं और इसराइल को पूछने वाला कोई भी नहीं है. अस्पतालों को ये कहकर टारगेट करना कि इसके नीचे हमास के बंकर्स हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में ये ड्रामा बिक तो नहीं रहा, लेकिन दुनिया ने खुद आंखें बंद कर रखी हैं जस्ट बिकॉज वो आपको वो सेफ पैसेज और वो लीवे देना चाहते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑन द वर्ल्ड
नाउ इट्स नॉट ऑन एनीबडी एल्स, ये उन्हीं कुव्वतों के ऊपर है और ये उन मुसलमान ममालिक के ऊपर भी है। ईरान से भी ये पैगाम दिया गया है कि जो मुस्लिम ममालिक है वो वक्ती तौर पर ही किसी किस्म के इजरायली बाइकआउट का ऐलान कर दें, वो तेल को बंद करने का कोई वक्ती तौर पर ऐलान कर दें, वो किसी किस्म के अगर सफारती ताल्लुकात हैं उनको वक्ती तौर पर ही मुनक़ता करने का ऐलान कर दें। हम तो किसी किस्म का कोई भी इस तरह का ऐलान, कोई भी इस तरह की बात देख ही नहीं रहे किसी की तरफ से। तो मेरा ख्याल है ये बेहिसी जो है ये लिखी जा रही है। जो मैंने जैसे कहा कि तारीख के अंदर यमनी हुतियों की अगर बात करें, इजरायली एक बहरी जहाज़ हाईजैक करने का उनका क्लेम है। उन्होंने कहा है कि एक हाईजैक किया गया है तैयारा, बहरी जहाज़ जो है वो हाईजैक किया गया है। गैलेक्सी लीडर जहाज़ का नाम है। तुर्की से रवाना हुआ था ये जहाज़, भारत की तरफ जा रहा था। बहरा अहमर से इसको हाईजैक किया गया है और यमनी हुतियों ने इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है। इजरायली जो हुकूमत है उन्होंने कहा है कि ये कोई ऑफिशियल जहाज़ नहीं है इसराइल का, लेकिन ये बात सामने आई है कि इजरायली अरबपति एक ताजर हैं इब्राहिम रेमी, ये उनका जहाज़ है और ये मेरे ख्याल है किसी जापानीज़ कंपनी के पास इस वक्त उनके बिहाफ के ऊपर था, जिसको उन्होंने हाईजैक किया है। 22 इसके अंदर लोग हैं, अफराद जिन्हें हॉस्टेजेस लिया गया है। ये 22 अफराद में से अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ मैंने जगहों पर चेक किया है, कोई भी इजरायली शहरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन ममालिक के शहरी ज़रूर हैं जो कि इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करें और पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द होल प्रॉब्लम। यमनी हुकूमत हुतियों की तरफ से ये कहा गया है कि दुनिया के अंदर बैठे हुए लोगों की नाराज़गी अगर इस हमारे अमल से होती है तो हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें ऊपर बैठी हुई उस ज़ात की नाराज़गी की परवाह है जो अगर हमने इनको छोड़ दिया तो वो नाराज़गी हमें मोल लेना पड़ेगी, जो कि हम मोल लेने को तैयार नहीं है। बल्कि ये तक कहा गया कि हम ताक लगा के बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो उसको अब हम गुजरने नहीं देंगे जब तक यहाँ पर जंगबंदी नहीं हो जाती। जंगबंदी की अगर बात करें तो जंगबंदी का मुआहिदा, उसको लेकर बातें तो बहुत की जा रही हैं, कोशिशों को भी तेज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सब्सटैंशियल नहीं आया दुनिया के सामने जिससे ये कहा जा सके। बल्कि बेसिक कुछ छोटे पॉजेज़ की ही हम सुनते हैं कि बात बार-बार की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ की। ओवरऑल सीज़ फायर की ना तो बात हो रही है और ना तो ऐसा लगता है कि इज़राइल उस पर कान धरने को तैयार है, क्योंकि इज़राइल की तरफ से इस चीज़ के अंदर, इस मामले के अंदर शिद्दत जो है उसके अंदर किसी किस्म की कमी मुझे कम से कम इस वक्त आती हुई जो है वो नज़र नहीं आती है। अच्छा, जहाँ मैंने ये कहा कि इज़राइली हुकूमत ने ये कहा है कि ये इज़राइल का ऑफिशियली इज़राइल का जहाज़ नहीं है, वहीं पर इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया ईरान के ऊपर कि ये जो सारा कुछ किया धरा है और ये जिस तरीके से ये सारा कुछ उठाया गया है और ये जो बहरी जहाज़ है इसको हाईजैक किया गया है, ये ईरान ने किया है। तो ईरान की इन्वॉल्वमेंट का तो किसी किस्म का इसके अंदर कोई सबूत ना उनके पास है, ना वो पेश कर सके हैं। तो ये बात भी मैं कंसिस्टेंटली अपने वीलॉग्स के अंदर कह रही हूँ कि मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है। आज गज़ा के लोग निशाने पर हैं, फ़लस्तीन निशाने पर हैं, ये अब मामला आगे को ही चलेगा और बात ईरान पर ही जाकर रुकनी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये हमला हुआ था और पहले दिन ये बात स्टार्ट हुई थी, उसी दिन से बात बेबात ईरान को कहीं न कहीं इस मसले में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि अरब ममालिक के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, मुसलमान सभी ममालिक के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, दुनिया के दीगर ममालिक के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मेरा ख़्याल है ये इंसानियत का मसला है, इसको इसी तरीके से देखने की ज़रूरत है। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। अगर आपको वीलॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।